मित्रों वेलकम, स्वागत है आपका। आज चर्चा अधिकारों की, चर्चा बराबरी। स्वागत करते हैं गोविंदर मित्तल साहब, वकील साहब का। और आज सर से जानते हैं कि सर जिस तरह से बेटियों की समानता की बात आई, तो क्या हमारे समाज में आज की तारीख में हमारा देश क्या जेंडर न्यूट्रल लगता है? जो लीगल सिस्टम है हमारा, क्या वो जेंडर न्यूट्रल है? हम न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। देखिए मैडम, बात ये है कि सबसे पहले तो आज आपने जो विषय को टच करा है वो तो बहुत ही खूबसूरत विषय है और बहुत कम इस पे चर्चा होती है कि औरत के बराबर मर्दों का क्या अधिकार है। अगर बात करते हैं औरत मर्द के रिश्ते की, तो हमेशा मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है। जो मर्द के राइट्स हैं उनके बारे में बहुत कम इस पे चर्चा की जाती है। और जो हमारा संविधान है, संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14 में के इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस कानून के आगे सारे सभी बराबर हैं। तो हमने कहीं ना कहीं उस बराबरता का जो कंसेप्ट था, औरतों को ज्यादा अधिकार देने के लिए, क्योंकि औरत को एंशिएंट लॉस के टाइम से पीड़ित माना जाता है कि औरत एक कमजोर है, भावनात्मक तौर पर कमजोर है और फिजिकली मैन से वीक है। तो उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको राइट्स ज्यादा दे दिए, पर उन राइट्स में कहीं ना कहीं जो अब मर्दों के अधिकार थे, जो मर्दों के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, जो मेल्स के साथ हो रही है, उनको कहीं ना कहीं हमने इग्नोर कर दिया, सिस्टम ने इग्नोर कर दिया। आज आपने बिल्कुल सही बात कही है। आज टाइम आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारी फीमेल्स जो है वो मेल्स के ऊपर, उनके रिलेटिव्स के ऊपर बहुत सारे फॉल्स केसेस जस्ट अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या कोई और रीजन के लिए, जैसे रेप लॉज है, में जैसे कोई लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं तो कंसेंट है तभी रह रहे हैं, बाद में जब रिश्ता खराब हुआ तो उसपे रेप का चार्जेस लगा दिया। ऐसे डोरी के एलिगेशन है। डोरी में क्या होता है कि लड़के के रिलेटिव्स जो है, उसकी बहन है, उसका फादर है, उसकी मदर है, उसके नियर और रिलेटिव्स हैं, उनको वैसे ही घसीट लिया जाता है। तो इन सब बातों पे चर्चा होनी चाहिए और मेल्स के लिए कोई ना कोई स्ट्रिक्ट लॉ तो जरूर मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो सर ये बात तो सिद्ध हो गई कि हम चले थे एक तरफ भलाई करने, तो भलाई करते करते हम दूसरी तरफ छूट गया, वो दूसरे के लिए जो है मुसीबत कॉज होगी, है ना, परेशानियां होगी। हमने मेल और फीमेल को बराबर रखने की कोशिश करी और उसके लिए हमने सुधार किए, लेकिन उन सुधारों में वो ब्लेसिंग जो है हमारी, वो डिसगाइज में बदल गई कि हम मेन के लिए वो बुरा हो गया, है ना। तो अभी जैसे सबसे माना जाना एक केस रहा था बेंगलोर का, सुभाष। तो उस बेचारे को आप सोचिए कि यूपी के किसी रिमोट एरिया में मल्टी जो है केसेस डाल दिए गए। और किस लिए? क्योंकि जो आपने कहा कि नाराजगी अगर है, वाइफ की नाराजगी थी कि वो उसके भाई को खड़ा नहीं कर रहा था, भाई के लिए पेमेंट नहीं कर रहा था, कि उसके लिए कोई जरिया नहीं बना रहा था, इसलिए मैं नाराज हो गई। ठीक है, इसलिए वो अपने घर चली गई और वो बच्चे ने साइड कर, क्योंकि अब जॉब के रहते वो इतनी छुट्टियां ले, इतने कोर्ट्स में, इतने केसेस में खड़ा हो जा करके। तो सर ये मैं तो ये कहूंगी कि क्या हमारे न्यायालय की कमी, वहाँ प्रोसेस में कमियां नहीं है? नहीं, देखिए बात ये है, झूठे मुकदमे दायर हो कैसे जाते? पहली बात देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो प्रॉपर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती, और जो एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट उनको करना चाहिए वो कलेक्ट नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं औरत के साथ सिंपैथी भी लेनी पड़ती है सिस्टम को, क्योंकि औरत हमेशा अपने आप को प्रताड़ित ही साबित करती है। हालांकि मैं सभी फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, अक्सर फीमेल्स के खिलाफ अगर एट्रोसिटीज होती है तो कई सारे केसेस आते हैं कि रियल में उनको जस्टिस चाहिए होता है। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने केसेस का एग्जांपल दिया, तो बहुत सारे केसेस, देखिए जो फॉल्स एलिगेशन लग रहे हैं मर्दों के अगेंस्ट, उसमें कहीं ना कहीं औरत के राइट भी कटेल हो रहे हैं। अगर हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं औरत की क्रेडिबिलिटी इसमें अंडर स्कैनर है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। और उस दिशा में क्या होता है कि जो रियल विक्टिम होती है वो भी पीछे रह जाती है, उसको जस्टिस नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर हम सबको एक चौके से देखेंगे तो जिसके साथ ऐसा इनजस्टिस हुआ है तो फिर हम उसको भी जस्टिस नहीं दिला पाते। जी बिल्कुल सही। तो आज समय है खुल के चर्चा करने का, इनके ऊपर कोई नया कानून बनाने का, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने का। और देखिए कई बार होता है कि मेल जो हस्बैंड होते हैं
जो मतलब सालों तक लंबे टाइम तक अंदर रहते हैं, उनके रिलेटिव्स अंदर रहते हैं। और हम जहाँ जिस एरिया में हम बैठे हैं, यहाँ तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि जो लेडी है वो प्रॉपर्टी में, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर लैंड बहुत है, प्रॉपर्टी में से बड़ा शेयर ले जाती है। ट्रू डिवोर्स के टाइम पे। जी बिल्कुल। हालांकि कसूर उसका होता है इसमें सर। मैंने सिर्फ इसलिए कि लॉ है। बिल्कुल। इसमें सर मैंने जो आपने कहा प्रॉपर्टी के लिए, तो जब ये कानून आया सहोदर राइट 2005 में कि बेटियों को भी पिता की प्रॉपर्टी में दिया जाए, अधिकार दिया जाए, तो उसके बाद सर बहुत जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत सफर किए, स्पेशली द बिजनेस पीपल, दुकानदार भाई। तो बहुतों की समस्याएं मेरे पास आई, तो मैंने एक पोएम भी लिखी, दुहाई है दुहाई अब तो जागो पिता पुत्र और भाई। तो उसमें मैंने लिखा है कि किस तरह से दामाद मिलकर के घर के बेटे को घर से बेघर कर देते हैं। अब 3-4-5 महीने किसी परिवार में बेटा बेचारा करता रह गया है ना, तो वहां भी एक लॉ में कमी रही कि जो इस तरह का दिया गया। और एक वीडियो बहुत वायरल हुई सर कि वाइफ जो है फोन की वजह से अलमारी शीशा उसने निकाला खिड़की का, जहाँ पे एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, और वो उससे हस्बैंड को पीट गई। मतलब आप देखिए कि क्रूएलिटी, महिलाएं भी क्रूएलिटी कहाँ तक पहुंच गई है। एग्रेशन देखिए आप कहाँ तक चला गया है ना। ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सर हम बात करते हैं कि पुरुषों के लिए क्या सोल्यूशन है सर डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए? मेरा सवाल देखिए, बात ये है कि क्रूएलिटी का जो कांसेप्ट है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। क्रूएलिटी नॉट ओनली अगेंस्ट द मैन, इट इज अगेंस्ट द वुमेन। जी, वुमेन मैन दोनों के अगेंस्ट क्रूएलिटी है। अगर कोई वुमेन मेल के अगेंस्ट कर रही है तो वो भी क्रूएलिटी की डेफिनेशन में ही आता है। जी बिल्कुल। तो अब जहां तक कानून की सवाल है, कानून तो देखो इन विषयों के ऊपर कानून बनाने हैं भारत सरकार ने। जी, क्योंकि पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट है, सारे कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, वो सारे कानून भारत सरकार के। सर मेरा सवाल कि जो कानून लागू हो रहे हैं कि पति ने पत्नी के खिलाफ जो है क्रूएलिटी करी, क्या वही सेम कानून के अंतर्गत हस्बैंड को भी रिलीफ मिल सकता है? नहीं, कानून नहीं। देखिए, वो जहाँ भी सिर्फ एक मिनट, अगर वो प्रूफ देता है क्रूएलिटी, बिल्कुल उसमें इट इज ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ओके, वो डिवोर्स की डिमांड कर सकता है इस बेस पे। और कोई पेनल्टी और क्या, क्रिमिनल चार्जेस तो उस पे लगते नहीं। okay. हाँ, कोई ऐसा है कि इंजरी है, कोई ज्यादा मारपीट हुई है, कोई अटैक वगैरह करवा दिया या कर दिया, तो फिर तुम उसका सारी एविडेंस कलेक्ट करके फिर तो वो दूसरी दिशा में केस चले जाते हैं। फिर वो तो जो अपना नया कानून आया BNS वगैरह, उसमें जो फिर फौजदारी कानून के अंदर उसको हम ले सकते हैं सर। और फिर सर प्रोवोकेशन को हस्बैंड को प्रोवोक किया, वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड तो ऑलरेडी लॉ है। हाँ, उसी के अंतर्गत रिलीफ है उनको, वो तो है हस्बैंड को भी। बट जो लॉ में फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर आ जाता है। फिर आप मेरे को ये बताइए कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में कितने जो केस हैं वो सक्सेस रेट क्या है उनका? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इवन के सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि अगर आप क्लियर किसी को कह दो कि जाओ और मर जाओ, तो ये भी अबेटमेंट नहीं है। गो एंड डाई, अगर आपने बोल दिया किसी को बोल दिया, गुस्से में बोल दिया कि गो, अगर कह रहा मैं मर जाऊंगा, कोई कह रहा गो एंड डाई, इट इज नॉट अबेटमेंट। तो ये लॉ तो बड़ा डेप्थ में, बट आज टाइम आ चुका है कि कानून कि जैसा वुमेन कमीशन है, मतलब ऐसा कोई कमीशन सेटअप हो जी, ऐसी कोई मतलब इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी सेटअप हो। वैसे तो आजकल लोक अदालत का कंसेप्ट बड़ा है, मेगा लोक अदालत भी लगती है जी, और वुमेन कमीशन भी काफी सारे मामलों में दखल अंदाजी करता है, और उनका भी यही अप्रोच रहता है कि एमिकेबली कैसे ना कैसे सेटलमेंट हो जाए। बात तो ये है सर कि स्टैट्यूटरी बॉडी को करना, जैसे कि हमारा NCW ले लें, नेशनल वुमेन कमीशन हो गया, और स्टेट्स के भी अपना सेटअप है, स्टेट्स की अपनी अपनी कमीशंस हैं, और इसी तरह से जो है हमारा CBC जिसे कह देते हैं हम, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो आ रहा है, ठीक है। लेकिन सर बात ये है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी को बना देना ही क्या आंसर है? क्या ये समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट हम स्टैट्यूट जैसा आपने पहले ही कह दिया कि NCW क्या है कि उनका एग्रीमेंट या सेटलमेंट, म्यूचुअल सेटलमेंट करवाता है, बट इनके पास सर लीगल कोई अथॉरिटी तो होती नहीं है। देखिए, बात क्या है, बात जो मैरिज हमारी सैक्रामेंट मानी जाती है जी, मैरिज हमारी समाज की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। हाँ। और कोई भी सरकार हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग सरकार हो, वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जी, और राइट टू लाइफ हर एक के पास है, और अपनी फ्री विल से कोई बंदा किसी के साथ रहता है। गवर्नमेंट ये है कि आपको लगता है सर एज ए पर्सन फ्रॉम द लॉ, फ्रॉम द जुडिशरी, क्या आप मानते हैं इस बात को कि नेशनल कमीशन फॉर मेन बनने से
कोई लाभ होगा? हाँ, थोड़ा फर्क पड़ेगा। इसके ऊपर क्या होगा कि जैसे पुलिस है, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले क्या करना होता है ये बता दीजिए कि अगर कमीशन बनता है तो उसमें एक पुरुष के ऊपर अगर अट्रॉसिटी हो रही है तो वो क्या करेगा सबसे पहले? देखिए सेम पैटर्न होगा उसका। अगर कोई कमीशन सेटअप होता है तो जैसे वुमेन जाती है कमीशन के पास कि मेरी कोई पुलिस अथॉरिटी सुनवाई नहीं कर रही, या मेरे साथ ये हो गया, या मेरे को कोई जस्टिस नहीं मिल रहा, तो ऐसे मेल एप्लीकेशन देगा। अगर वो पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, पुलिस धक्का कर सकती है, पुलिस धक्का कर रही है, तो वो एप्लीकेशन देगा कि मेरे खिलाफ ये फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जब फलां अफसर को इसको मार्क करा जाए, जब फलां अफसर से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, सबसे पहले अगर या प्रोटेक्शन दी जाए, या मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको इससे बाहर रखा जाए, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके पहले सबसे पहले थोड़ा पुलिस के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस आ जाएंगे दोनों केसेस में। जैसे अभी तो सिर्फ वुमेन के केसेस में है ना अकाउंटेबिलिटी पुलिस की। अब वुमेन कमीशन किसी भी एसएचओ को समन कर सकता है, किसी भी आईओ को समन कर सकता है वुमेन के केस में, तो वैसे सेम मेल के केस में भी होगा। तो अगर लॉ कमीशन अपनी सिफारिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे एक्ट बनाती है और उसके बाद कमीशन सेटअप होते हैं, तो ये एक अच्छा मूव होगा, वेलकम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जेंडर बेस्ड नहीं है, इसको अगर कोई बोलेगा तो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, बट ये बेसिकली ये ट्रू जस्टिस ही होगा मेरे ख्याल से मेल और फीमेल के लिए भी, क्योंकि उसमें अगर फीमेल के साथ भी जो मेल कमीशन होगा वो अकेला ऐसे नहीं कि मेल को क्लीन चिट दे देगा। अगर बिल्कुल मेल ने कोई एट्रोसिटी करी है तो वो अपनी रिपोर्ट बना के भेजेगा, वो रिपोर्ट फिर वुमेन के फेवर में भी जाएगी। जी तो दोस्तों ये इस तरह से वुमेन कमीशन, क्योंकि मेन कमीशन की बहुत डिमांड हुई, आप सभी जानते हैं। मदर ने ही जो है डिमांड करी थी इसकी मेल प्रोटेक्शन के लिए और उसके लिए कमीशन की। तो मित्रों अब जैसा कि आपसे हमने बताया, वकील साहब ने बताया कि कमीशन जो सेटल होना है उसके पहले पार्लियामेंट जो है एक एक्ट बनाएगी, उसके अंतर्गत स्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन होगा। दूसरा एक और प्रोसीजर है, अपन जानते हैं वकील साहब से। सर एक बात ये है, मेरा ये मानना है कि हम सीधे जिस तरह से 498 बना, हालांकि अबॉलिश कर दिया गया 498A को, लेकिन जिस तरीके से ये कानून बना इसी तरह से अगर हम मेल प्रोटेक्शन के लिए, मेन प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट ही बनाए पार्लियामेंट तो कैसा रहेगा? देखो बात तो सारी कोरिलेट उसी से होती है ना जो पहले हमने बात करी है कमीशन की। एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश के ऊपर ही बनाना है। अगर लॉ कमीशन कोई ऐसी रिकमेंडेशन भेजता है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंसिडर करती है, तो फिर पार्लियामेंट में कोई ऐसा लॉ आता है और वो कानून बन जाता है। तो 400 पहले 497 की अडल्ट्री, तो उसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबॉलिश करा ही है। उसको अडल्ट्री, तो उसका अडल्ट्री अगर आप टोटली देखा जाए तो अडल्ट्री तो मेल्स के अगेंस्ट थी, तो वो अबॉलिश हो गया। तो ऐसे कानून बनेंगे आने वाले टाइम में, बनेंगे क्योंकि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, जिस इरा में हम जा रहे हैं, तो अब ये कोई बहुत पहले वाला जमाना तो है नहीं। अब तो आवाज अब आपके ऊपर देखिए कि आप एक फीमेल होकर एक मेल के फेवर में आवाज उठा रही है। तो जो जस्टिस फेवर लोग हैं, जो इंसाफ को पसंद करने वाले लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, तो वो सारी दिशा में काम कर रहे हैं। उनके लिए मेल फीमेल कोई भी हो वो इक्वल उनका माइंड। क्योंकि सर बात यहाँ पे मेन प्रोटेक्शन से पहले मैं इसे एज ए बॉय प्रोटेक्शन भी समझती हूँ, क्योंकि मैं समाज में बहुत रिलेट करती हूँ। जब मैं यूथ से 10वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चों से पूछा करती हूँ कि भाई आपका, अनफॉर्चुनेटली फॉर लास्ट 30 इयर्स में ये चेंज हुआ कि महिलाएं जो हैं उनका, मदर्स जो हैं उनका बेटियों पर ज्यादा जोर है, कोचिंग करो, ये पढ़ो, वो करो, ये बन जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ, बट समहाउ वो बेटों को लेकर के थोड़ी पैसिव होती चली गई समाज में। बेटों को नहीं वो कोई पूछ रहा है। तो जब मैं पूछती हूँ बच्चों से तो कहते हैं कि जी वो पापा भी कभी कभार पूछ लेते हैं, हमें तो पूछता ही नहीं है कैसी पढ़ाई चल रही है, और वो कहता है ठीक है लड़का है, वो ठीक है। देखिए जो माइंडसेट है ना, इसी देखिए जो माइंडसेट आपने, तो ये एक साइड नहीं हो गया सर कि पेरेंट्स ही जो है अगर एक बच्चे के प्रो हो गए तो वहां में ये भी तो कहना ना, जैसे कहते हैं बेटी बचाओ, तो मेरा तो स्लोगन ये है बेटा बचाओ। नहीं एक्चुअली ये सारी बातें कंसिडर करने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा जी। अब आप देखिए कि जैसे दलित एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित आती है, तो दलित कितने सालों से पीड़ित रहे जी। ऐसी अभी वुमेन को अगर गर्ल को, जब फीमेल को एजुकेशन का राइट मिला है तो वो कब मिला है? तो पहले तो गुरुकुल होते थे जी। जो मेल थे, जो खास करके स्वर्ण जाति के जो लोग थे या राजाओं के साथ जो जुड़े लोग थे, उनको शिक्षा का अधिकार होता था। तो अब धीरे धीरे फिर ब्राह्मणों के पास आया, फिर और लोगों के पास आया, तो औरत को तो हमने गुरुकुल भेजा ही नहीं। अब पिछले 100 साल की मेरे को बात बता दो भी कब औरतों को हमने इतनी फ्रीडम दी? तो मेरे खुद के मदर ने 68 में ग्रेजुएशन करा, तो वो हमारे गांव की सबसे पहली महिला थी जो जिसने ग्रेजुएशन करी, और वो हमारी फैमिली के लिए एक बड़ी प्राउड की बात थी।
मतलब उन जमाने में उनका 47 का बर्थ है, तो 47 में के बाद 68 में उन्होंने संगरूर से वो पढ़े, तो वो कौन पता था तब। तो ये अब उस चीज को लेके थोड़ा रहेगा औरतों की तरफ, लड़कियों की तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि वो लंबा समय इस सीन से आउट रही है। तो लड़कों को तो पढ़ाना ही है, जो हमारा माइंडसेट है वो तो हमें है ही कि लड़का बाहर जाएगा, लड़के को पढ़ाएंगे, लड़का तो जाएगा ही जाएगा, उसके लिए कोई उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके दिमाग में नहीं आता पेरेंट्स के, चाहे मदर है चाहे फादर है। लड़की के लिए वो पहले सोचते हैं कि लड़की को पढ़ाना है, कैसे इसका ट्यूशन करेंगे, कैसे इसको बस में भेजेंगे, कौन इसके साथ जाएगा, पिक एंड ड्रॉप कैसे होगा, बाहर जॉब करेगी या नहीं करेगी, कौन सा प्रोफेशन चूज करेगी, शादी कैसी लड़का मिलेगा, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि लंबा समय औरत को हमने लताड़ा है, इस समाज ने लताड़ा है, तो हम उस समाज का हिस्सा है, तो ये चलेगा। लेकिन आज समाज में डिमांड उठी है और इस पे पिछले गत 15 वर्षों से करीब चल रहा है कि मैन कमीशन की डिमांड है, तो उस पे कोई एक्ट बनाया जाना चाहिए। जब घर परिवारों में हम बहुत जगह देखते हैं, तो व्हाट अबाउट द कॉन्जुगल राइट्स ऑफ ए मैन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। कन्जुगल राइट्स का जो विषय है जी, उसमें हमें ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 है जी, कि अगर मेल के कन्जुगल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो उनको लेके पिटीशन फाइल हो सकती है कोर्ट में। राइट। बट हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑलवेज गोस टुगेदर। ये नहीं है कि हम एक चीज हम कह रहे हैं हमारे अधिकार हैं, ड्यूटी हमारी कोई नहीं। अगर हम ड्यूटी की बात करते हैं तो अधिकार हमारे अधिकार भी बराबर जाने चाहिए। और जहां तक औरत का सवाल है, औरत को ये माइंडसेट में रखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि औरत जो मैरिज है, मैरिज का ऑब्जेक्ट क्या है, मैरिज का ऑब्जेक्ट क्या है। मैरिज अगर कोहैबिट नहीं होगी, अगर मैरिज कंज्यूम नहीं होगी, तो फिर मैरिज का साथ रहने का पर्पस क्या है, तो रिलेशनशिप, तो फिर तो उसको तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज है। हाँ, तो लेकिन सर वो ऐसा जल्दी ब्रेक डाउन होता भी नहीं है, वो एक रॉटन सिचुएशन हो जाती है, वो हो जाती है, वो एक्चुअली हमारा बेसिकली बातें वही घूम करके समाज के ऊपर आ जाती है जी, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं। इसमें सर कौन सा एक्ट रहेगा, कौन सा कानून रहेगा कि जिसके अंदर जो है कोई मैन जो है वॉइस, वो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। बट उसमें भी क्या है कि आपको अगर डिग्री मिल जाती है, कोर्ट आपकी पिटीशन को मान लेता है, तो उसमें भी आप उसको फोर्स नहीं कर सकते रहने को साथ में। वो क्योंकि उसमें फिर आ जाता है कि आर्टिकल 21 है संविधान का कि राइट टू लाइफ है, वो कैसे अपनी लाइफ जीती है, तो उसका फिर ये है प्रावधान दे रखा कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास होने के बाद 1 साल तक वो नहीं आती, तो फिर वो डिवोर्स में जा सकता है। ठीक है, हस्बैंड कि जी मैं इसको लेके आना चाहता था, मैंने अपनी मैरिज इसके साथ कंज्यूम करनी है, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ रहे, मैंने केस करा, मेरा केस मेरे फेवर में हो गया, बट 1 साल हो गया जी आई जी, तो फिर उसके बेस पे वो डिवोर्स कहता है मेरी लाइफ हेल बन रही है, मैं अपनी मेरी लाइफ को आप इसको सेटल डाउन करो, मैं मेरे को डिवोर्स दो, इससे मैं बंधा हुआ हूँ, क्योंकि सेकंड मैरिज में करवा नहीं सकता जी। तो फिर कोर्ट कहती है ठीक है भाई, अगर आपने नहीं आना तो फिर आप इसको डिवोर्स दो, फिर वो उस पे वो एलिगेशन दे। उसमें भी सर डाइवोर्स इतना आसान नहीं है, 3-3 साल 4-4 साल बेवजह चल रहे हैं बहुत सारे केसेस। मैं पर्सनली भी जानती हूँ कि हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, डाइवोर्स वो आता ही नहीं, अगली वाली पार्टी आ ही नहीं रही, गर्ल की साइड से कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या हमारे कानून के प्रोसेस, अब मैं प्रोसेस पे बात आ रही हूँ कि प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स जो हमारे हैं, क्या उनमें मूलभूत चेंज होने का समय नहीं आ गया, वक्त नहीं आ गया? बिल्कुल, ऐसे केसेस में तो अगर देखिए, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में, क्योंकि देखिए जब सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज के तो डाइवोर्स बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन होता है, उन्होंने सीधे करा और उनके बहुत जल्दी डाइवोर्सेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ही क्यों सफर करता है इतना? मैं आपको एक केस बताऊं, मैंने एक वीडियो देखी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब में 5 साल से वो महिला उसके साथ नहीं है, बीच में वो पंचायत के थ्रू हुआ था, वाईफाई भी थी, फिर चलेगी, फिर अब 5 साल केस लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हुआ, अब जज कहते हैं, जज साहब कहते हैं कि तुम जाने को तैयार हो, वो कहती है मैं जाने को तैयार हूँ। Isn't it a cruelty by the legal system? क्या 5 साल तक जो महिला उसके साथ नहीं थी, कहाँ है वो प्यार पति के मन में? इतना टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर करके अब वो जो है तैयार है जाने को, अब वो फिर से ले जाएगा उसे। क्या ये क्रुएलिटी नहीं है लीगल सिस्टम पे? देखिए हमारी जो हमारी एजेंसीज हैं या हमारा लीगल सिस्टम है, वो काम किस लिए कर रहा है? वो किसी को डिवोर्स देने के लिए काम नहीं कर रहा है। उनका अल्टीमेट एक ऑब्जेक्ट है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मैरिज, ठीक
हमें लास्ट मिनट तक एफर्ट करना फिर बुरा हो जाएगा ना है, एक मैरिज प्रिजर्व अब फिर लड़े कितने साल लड़ेगा नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो उसके लिए फिर अगर एमिकेबली आप डाइवोर्स रहते हो तो अभी 6 मंथ लगते हैं, तो आप उसमें चले जाओ। अगर आपकी सहमति होती है, अगर आपकी कंसेंट है, दोनों पार्टी डाइवोर्स लेने के लिए एग्री हैं, तो उसमें 6 मंथ लगते हैं। और जहाँ पे कंटेस्टेड आ गया, उसकी ग्राउंड पे रखिए, डिजर्शन है, क्रूरलिटी है, वो सेक्शन 13 में उसकी ग्राउंड है, तो वो आप उसमें डाइवोर्स फाइल कर दो। फिर उसमें आपकी जहाँ तक प्रोसीजर की बात है कि हाँ, उसके ऊपर कंसिडरेशन हो सकती है, उसके ऊपर है कि प्रोसीजर को कैसे हम उसको शॉर्ट करें। हाँ, एक तो शॉर्टेज ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए सर। यहाँ कई बार लेंथी हो जाते हैं मामले। दूसरी बात ये है कि सर कहीं हमारे जुडिशरी को भी मुझे लगता है कि और उसका क्रिटिकली बहुत क्रिटिक्स मिल भी रहा है मेरा थोड़ा आज गला खराब है, थोड़ा मैं आपके दर्शकों से माफी भी मांग लूं। बहुत सॉरी दोस्तों, तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बीमार थे तब भी समय दिया उन्होंने, वकील साहब ने। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से मेंटल टॉर्चर जो इतना हो रहा है, ये चिंतन मनन हमारी कोर्ट्स को भी देखना होगा कि इतना एक प्रोसेस, और दूसरा कि प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में केस एडमिट होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, तो डायरेक्ट कोर्ट में भी केस कैसे जाना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि एक शादी होती है, वो हफ्ते के बाद चली जाती घर, उसके बाद वो दोबारा लौटती नहीं है। बहुत सारे केसेस, ठीक है, तो अब 6 महीने तक वो लौट के नहीं आई है, अब उसने फिर भी साल भर तक जैसे तैसे हुआ, उसके बाद में लड़के ने कोर्ट केस डाला कि भैया मुझे तलाक दो। ठीक है, उसके बावजूद भी आके बार बार रिकंसिलिएशन कर लो, ये करो, अब दूसरी पार्टी आनी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मेरा सवाल ये था कि आपका, हाँ, उसे मिनिमम पीरियड आप कहना चाहते हैं कि सेटअप होना चाहिए कि अगर आप इतनी देर तक नहीं आते जी, या कोई एफर्ट्स नहीं होती, तो वो बाय डिफॉल्ट आप उसको डिवोर्स की तरह कंसीडर कर लें। अब अगर पनिशमेंट भी उस लड़की की मिला है तो कितना साहब, 2000 रुपए। अब बताइए, 21 में शादी हुई थी, आज 26 हो गया, 5 साल बाद उस लड़की को 2000 रुपए का पनिशमेंट कोर्ट ने दिया है कि तुम आ नहीं रही हो इसलिए पनिशमेंट भरो। व्हाट इज दैट सर? क्या मजाक नहीं है? एक इंसान का जीवन कितना कीमती है सर। होएंगी, थोड़ा आने वाले टाइम में इस दिशा में काम होएगा, इम्प्रूवमेंट्स होंगे जी, और कोर्ट्स को भी इस पे कंसीडर करना पड़ेगा। जी, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आएगी इस पे जरूर। जी जी। तो सर इसमें हम फिर आप चलते चलते, बिल्कुल मैं समझ जाऊंगी, मैंने बहुत क्रिटिकली इन चीजों को वॉइस को उठाया आपके साथ, लेकिन आपने एज ए लॉयर बहुत ही सुंदर तरीके से पॉलिश्ड, एक लेफ्ट एक राइट, आपने बहुत अच्छी प्ले करा, और लेकिन फिर भी निकल के कुछ चीजें आई कि किस तरह से हम, तो लास्ट लॉ एक्चुअली यहाँ पे किसी के एग्जिस्टेंस का या किसी की सर्वाइवल का या किसी की लीगल नॉलेज का सवाल नहीं है। यहाँ पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें जस्टिस का मामला, हाँ, ये जस्टिस फॉर बोथ द पार्टीज, एंड सोसाइटी का मामला है। इसी वजह से बच्चे डर रहे हैं, लड़के, और वो शादियां नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अगर हमें 2-4 महीने शादी करके साल 6 साल 2-3 साल में अगर हमें एक वो इतने केसेस हो गए, हत्या हो गई हस्बैंड्स की, वो कह रहे हैं कि भैया अगर हमें मरना ही है तो फिर भैया शादी नहीं करते। और दूसरा, अगर हमें टेंशन में ही पड़ना है, हमारे लिए वो हंसी खुशी तो है नहीं, जो हमारे माता पिता की जिंदगी हमने देखी है हंसी खुशी वाली, वो तो है नहीं। अगर हमें कोर्ट कचहरी में जाना है तो भाई शादी नहीं करते सर। लेकिन इसका बुरा इफेक्ट समाज में इतना बुरा हो रहा है, क्या कोई इसको देख रहा है? नहीं, बिल्कुल देख रहे। अब देखिए कितने लॉ आ गए। अब अगर अब उसके एडल्ट्री की मैं बात करूं, अगर एडल्ट्री को अबॉलिश करा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम का इम्पैक्ट तो है। जो लोग, आप जैसे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, जो इस दिशा में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, जो लिखते हैं, सारे लोगों का रोल होता है, योगदान होता है। फिल्में बनती हैं, उनका भी योगदान है, आर्टिस्ट का भी योगदान है। हर तरह के लोग होते हैं समाज के अंदर, वो अपने अपनी आवाज बुलंद करते हैं। यूथ को सर मैसेज चलते चलते क्या देना चाहेंगे कि पहली बात तो शादी से रिलेटेड जो आपने कहा कि हमारा इतना खूबसूरत जो है रिश्ता होता है जिसे हम पायस समझते हैं, और उसके लिए आप एनकरेजमेंट के लिए बच्चों को क्या, यूथ को आप सजेशन देंगे? उसमें दोनों ही हमारे बेटे बेटियां दोनों ही इन्वॉल्व है बच्चों में, क्योंकि बेटियां भी कहीं पे जो अच्छी हैं वो फील करती है कि भाई अगर वायलेंस हमारे खिलाफ होता है। और दूसरा ये कि सबसे पहले अगर किसी यूथ के साथ शादी के बाद कॉन्जुगल राइट अगर नहीं उसके होते हैं, या फिर और कोई समस्या है, फाइनेंशियल कोई आती है उससे, तो वो क्या करे? उसके लिए सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? देखिए, कहाँ किसको रिपोर्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा यूथ है, चाहे मेल है या फीमेल है जी, उनको सबसे पहले तो जो आज रील का जमाना है या फिल्मों का जमाना है, उससे थोड़ा बाहर निकल कर जो हमारा यथार्थ है रियल लाइफ में जीना चाहिए जी, उसमें देखना चाहिए। और कोई अगर ऐसा इशू आता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से उसको कंसीडर करें, डिस्कस करें। बहुत बड़ी बात है सर। बहुत सारा यूथ यही कह रहा है कि जब हम अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि ये समस्या आ रही है तो पेरेंट उसको हश करने की कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं, फिर वो पेरेंट्स का
पेरेंट्स की अपनी कोई मजबूरी हो सकती है, या पेरेंट्स की अपना एक उनकी फंक्शनिंग हो सकती है, वो कैसे करते हैं, बट पेरेंट्स की भी जो सबसे पहले मैं कहता हूँ जिम्मेवारी उनकी बनती है। क्यों कि वो अपने बच्चों को समझाएं और उनके क्या इश्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चे की अब जब हम मैरिज करते हैं जनरली 22-23-24 साल की उम्र में, तो उसका मेंटल लेवल उतना नहीं होता, मैच्योरिटी नहीं होती, उनको चीजें हैंडल करने में दिक्कत होती है, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे रखना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी अपनी ड्यूटी को समझे। जो फैमिली, क्योंकि फैमिली यूनिट जो है सबसे इसकी इम्पोर्टेंस हमारे समाज में मिल रही है। फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है। फैमिली है तो देखो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आपकी केयर कर रहा है, आपकी फैमिली की केयर कर रहा है, आप उसकी फैमिली की केयर कर रहे हो, तो ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। अपने फर्जों को पहचानना ही है, और मैरिज तो सैक्रामेंट है हमारे लिए। तो एक तो वो एक कहा भी जाता है कि मैरिज आर सेटल्ड इन द हेवन बट सेलिब्रेटेड ऑन द अर्थ। तो मैरिज तो बहुत सैक्रामेंट चीज है, इसको निभाना सीखें। इसमें सर हमारा चलते चलते अगर किसी को यूथ को कोई मेल है उसको कोई समस्या आ रही है फैमिली लाइफ में, तो वो सबसे पहले क्या करे, उसे कंप्लेंट कहाँ लिख के डालनी चाहिए, रिटन में वो क्या एक्शन सबसे पहले ले, डायरेक्ट कोर्ट जाने से पहले वो क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो प्लीज। डिपेंड करता है उसकी कंप्लेंट, उसकी ग्रीवेंसेस कैसे है जी। तो देखो अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, अगर कोई कंप्लेंट किसी दीवार से तो होती नहीं, इंसान को इंसान से होती है जी। अगर किसी इंसान को इंसान के अगेंस्ट कंप्लेंट है तो फिर वो सबसे पहले तो पुलिस ही है। ओके कि पुलिस के पास जाए। अगर पुलिस में भी नहीं आप जाना चाहते तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं, तो अगर आप गांव में रहते तो पंचायत को बताएं जी। अगर शहर में रहते तो किसी एमसी जो है उनकी हेल्प लें। ओके कि म्युनिसिपल काउंसलर जो है उनको, क्योंकि वो समझदार लोग होते हैं जी। वो एसडीएम को भी डाल सकते हैं सर, डीएम एसडीएम को भी डाल। अल्टीमेटली एसडीएम क्या करेगा, एसडीएम पुलिस के पास भेज देगा जी। एसडीएम मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग तो पुलिस ही करेगी। कंप्लेंट लिख के डाल, हाँ कंप्लेंट लिख के डाल सकता है साहब को, डीएम साहब को कंप्लेंट लिख के एक्यूज डाल सकता है कि मेरे साथ ये अन्याय। या फिर आप अगर आपकी ह्यूमन राइट्स कुछ ऐसे तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को डाल दो। ओके ठीक है, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन को आप उसको डाल सकते हो, आप एप्लीकेशन। बहुत सारे मेजर्स होते हैं, बट आपकी इंटेंशन, मैं ये कहता हूँ फिर बार बार कि आपकी इंटेंशन क्या है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मैं जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट मेरे पास आता है जी, वो या मेल की तरफ से है या फीमेल की तरफ से हाँ। मैं सबसे पहले उनको ये पूछता हूँ कि भैया आपने इस मैरिज में रहना या रिजेक्ट करना जी। अगर आपने इस मैरिज में रहना है हाँ। तो फिर आपको ये केस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पहले बोला 5 साल तक आप आ नहीं रहे, फिर 5 साल बाद आते कर रहे हो, तो आपको उस तरीके से उतना ही प्रेशर बनाना चाहिए जितना चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आप इतना प्रेशर दे दोगे, इतना लॉ एनफोर्समेंट कर दोगे, तो उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व कर ली, उसकी नंदे भी कर ली, उसका भाई भी कर लिया, उसका देवर भी कर लिया, उसका माँ बाप भी कर लिया, तो फिर दोनों तरफ से उन दोनों मेल हो या फीमेल हस्बैंड वाइफ के, फिर उसका पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको प्रेशर एप्लीकेशन तो आप कहीं भी दे दो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिख दो जी, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो मसला तो जो है कि आप मैरिज की सर्वाइवल चाहते हो या मैरिज को इसको खत्म करना चाहते हो। तो सर कितने परसेंट आपके पर्सनल लेवल पे कितने जो है वो सेटल हो जाते हैं, या कोर्ट में जाए भी ना सेटल हो जाते हैं, कितने परसेंट रहता है? परसेंटेज तो खैर मैं नहीं बता सकता, पर काफी हद तक लोगों में अब है कि हाँ जी लोक अदालत का भी बड़ा रोल है इसमें। अच्छा जो फैमिली कोर्ट्स है उनका भी बड़ा रोल है जी। तो मैरिज काफी हद तक सेटल हो जाती है, मतलब फैमिली कोर्ट में भी जा सकते हैं, लोक अदालत में भी जा सकते हैं। हाँ ये सारे ऑप्शंस हो गए, वही मैं जानना चाह रही थी अपने यूथ तक ये मैसेज। जो बच्चे हैं अगर आपके बच्चों के बाद डिस्प्यूट आ जाता है जी, बच्चों के बाद डिस्प्यूट आ जाता है, कौन किसके पास कौन, जनरली तो बड़े पैटी मैटर्स जो बेसिकली क्या होता है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, और फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच करना चाहिए, और फिर आपकी पर्सनल ईगो आ जाती है इसमें। बच्चों को लेकर के आपने कहा, तो मैं 2 केसेस कोट करूंगी। एक तो वहाँ का था, बेंगलोर का था, दोनों मियां बीवी जो है एआई इंजीनियर्स थे, और उनका झगड़ा चल रहा था, बच्चे के पोसेशन को डाइवोर्स के लिए चल रहा था। वो महिला बेंगलोर से गोवा जाती है, बच्चे को 4 साल के बच्चे को लेकर के होटल में रहती है, उसके बाद बच्चे की हत्या करती है, उसको ब्रीफकेस में डालती है, और वहां से सीधे कैब लेके बेंगलोर आने की कोशिश करती है। लेकिन होटल वालों ने देखा कि जब ये महिला आई थी तो बच्चे के साथ आई थी, अभी गई है तो अकेली गई है, तो बच्चा कहाँ गया? तो उन्होंने पुलिस को फोन किया, वो पुलिस ने पीछे उसको फोन करके बोला ड्राइवर को कि तू इधर जा रहा, उधर रुकना, तू हम आते हैं। वहां आके उन्होंने रास्ते में जो है उसको अरेस्ट करा, उसके अटैची हुआ। वो रुकने नहीं दे रही थी, उसने कहा मैडम मैं तो, मुझे पानी पीना है, बाथरूम जाना बहुत जरूरी, बड़ी मुश्किल से उसने रुकवाया। एक केस। दूसरा भी लेटेस्ट यूएस का केस आया है, मिस गुप्ता डॉक्टर थी, खुद भी डॉक्टर है, उसका भी डाइवोर्स का केस था, बच्ची थी, बच्ची को लेके होटल में गई है, घूमी फिरी है, और उसके बाद में उसने उसको बच्ची को पहले मारा है, क्योंकि डॉक्टर थी, पहले मारा है, मारने के बाद में उसने अपनी ही बेटी को मारने के बाद में पानी के उसमें फेंक दिया, पूल में फेंक दिया।
अब जो जब वो डेथ हो गई तो सब हुआ, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उन्होंने कहा अंदर लंग्स में पानी तो है ही नहीं, क्योंकि बच्चा दैट शोज इट कि बच्चा जिंदा नहीं था। अगर बच्चा जिंदा होता तो वो उसके लंग्स में पानी जाता, तो वहां से वो पकड़ी गई। ठीक है, अब जो इस तरह की क्रूअलिटी है जो बच्चों को लेने की, जो आपने कहा, तो इसके लिए क्या एक स्ट्रिक्ट कानून नहीं होना चाहिए कि जो चाहे बाप हो चाहे माँ हो, जो अपने बच्चों पे ऐसी क्रूअलिटी करते हैं उनके लिए कोई इमीडिएट उनको नहीं होना चाहिए? देखिए बात ये है, दो बातें हैं। हर चीज के लिए हम कानून नहीं बना सकते जी, क्योंकि कानून ऑलरेडी बहुत सारे हैं। मसला तो ये है कि उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए। इम्प्लीमेंट करने की वार्निंग दी जाए, जैसे डाइवोर्स केस चल रहा है तो वार्निंग भी जारी हो, अगर बच्चा जिसके पास रह रहा है तो वार्निंग जारी हो कि इस बच्चे को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। वो जनरली कोर्ट ऑर्डर पास करती है। कई बार अगर कहीं एप्रीहेंशन ऐसी आती है तो पहले तो चाहे माँ है या पिता है तो उसको बच्चा देगी नहीं कोर्ट। अगर कोई ऐसी एप्रीहेंशन है तो नहीं, अगर माँ के पास से कोई ऐसी एप्रीहेंशन निकल के आती है कि माँ इसको मार देगी तो फिर कोर्ट क्यों देगी? कोर्ट ऑर्डर नहीं पास करेगी तो कोर्ट तो फिर फादर को ऑर्डर पास करेगी। तो ऐसे केसेस में आता है, बट ऐसे लोग आ जाते हैं समाज में। और कानून बहुत सारे हैं, कानूनों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। और जितने ज्यादा कानून स्ट्रिक्ट भी होते हैं उतना जो उनका पनिशमेंट रेट कम हो जाता है। सिवियर पनिशमेंट जितनी होती है वो देखिए आप, वो कम कोर्ट्स कम उसको पास करती है, उसको लागू नहीं करती, क्योंकि वो किसी को ऐसे थोड़ी डेथ पेनल्टी दे दोगे। अगर जज डेथ पेनल्टी लिखने के लिए 100 बार सोचेगा, किसी की जान लेनी है, छोटा काम। अगर किसी को 2 साल सजा करनी है तो जज को 2 मिनट लगेंगे सोचने के लिए कि चलो 2 साल करनी है, इसने क्राइम करे तो 8 लेगा अंदर। ठीक है, डेथ पेनल्टी देने के लिए जो 100 बार सोचेगा। तो जितनी सीवियर पनिशमेंट होगी उतनी उसका रेट जो है ग्रांट करने का पनिशमेंट कम हो जाता है। सर क्या उन बच्चों के ह्यूमन राइट्स नहीं थे? नहीं, बच्चों के ह्यूमन राइट्स से तो फिर तभी तो पुलिस ने उसको अरेस्ट करा। तो पुलिस जो एग्जिस्टिंग लॉ है, तो अगर उसमें है उम्र कैद है, उसमें डेथ पेनल्टी है, तो उसमें जाएगी वो 302 में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो मैरिज में आने का कोई राइट ही नहीं है। अगर जो माँ बाप हो, बच्चा नहीं अपना संभाल सकता और संभालने की दूर पर बच्चे को मार रहा है तो उसमें मैरिज में जाने का क्या राइट है? जी बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो दोस्तों ये हमने सभी तरह की कोशिश की है, और फिर आगे भी आप प्रश्न अपने कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन से इश्यू एड्रेस होने चाहिए मेन को लेकर के। तो आगे फिर से चर्चा रहेगी, तो इसे हम यही वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वकील साहब का कि उन्होंने दिया, हालांकि ही वाज अनवेल, फिर भी उन्होंने जो है समय दिया और हमने इस पे बड़े डिटेल में चर्चा करी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करती हूँ दोस्तों आपकी समस्या है तो आप लिख के भी हमें भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं, तो हम वकील साहब को रेफर करेंगे उन केसेस को, तो आपको डायरेक्ट भी जो हेल्प मिल पाएगी वकील साहब के थ्रू। थैंक यू, लव यू ऑल।